तो बच्चों हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ चुके थे। इसमें मैंने आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता दिया था एंड इन्वेस्टमेंट भी बता दिया था। इन्वेस्टमेंट में दो बातें मैंने आपको बताई थी। प्राइवेट सेक्टर वही इन्वेस्ट करेगा जहां पे उनको लगेगा रिटर्न्स ज्यादा है, एल्स वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इट क्लियर? बट गवर्नमेंट वुड इन्वेस्ट इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो चाहे ना। चलिए, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी सबको क्लियर हो गया था। नेट एक्सपोर्ट चिल्ड्रन सिंपल है। whatsoever we buy from other countries it is called as import, चाहे कंजम्पशन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो। whatsoever we sell to other countries is called as export, चाहे कंजम्पशन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो। the difference of import and export will be called as net exports। I hope so लास्ट लेक्चर पे बच्चों हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिख दिया था, पक्का? चलिए, तो चिल्ड्रन आप नेट एक्सपोर्ट्स यहां पे लिख लें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक चीज मैं आपको और फोकस करूंगा। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का कभी कभी आई में होगा और कभी कभी जी में होगा। जहां पे जो चेंज अप्लाई करना होगा लेट यू नो। बट अभी आपको यही याद रखना है दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ दैट स्पेंड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज एंड दैट स्पेंड ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स। दैट इज जो भी कंज्यूमर गुड्स पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो वो भी अपने इंप्लॉइज को सैलरी देना, अपकीप एंड मेंटेनेंस, इन सब पे जो खर्च हुआ डे टू डे एक्सपेंस दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी जी में जुड़ेगा गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया, डैम बनवाया, फ्लाईओवर बनवाया, न्यू ट्रेन लॉन्च की, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, दिस इज ऑल कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों जुड़ के ही जी बनता है। ओके, तो अगर आपने लिखा इसको तो वेल एंड गुड। एक चीज और ऐड कर लीजिए, इक्वल्स टू सीई प्लस आईई, तो आपको याद रहेगा ये। क्विकली अपडेट दिस चिल्ड्रन। डेफिनेशन सबने लिख ली थी लास्ट लेक्चर में, तो सीई प्लस आईई अपडेट कर लीजिए बच्चों फास्ट। मूविंग अहेड नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेट एक्सपोर्ट समझ में आ गया? एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। व्हाटसोएवर गुड्स एंड सर्विसेज गो आउट फ्रॉम द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज विल कम इन बच्चों और फॉरेन एक्सचेंज विल गो आउट। आंसर, फॉरेक्स विल कम इन और फॉरेक्स विल गो आउट। फॉरेक्स विल कम इन एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के अंदर आएंगे बाहर से, in that case what will happen to foreign exchange children? It will go out। तो foreign exchange आएगी when we export goods and services और foreign exchange जाएगी when we import goods and services। so आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस बात का जिक्र किया था, कंट्री के लिए अच्छा क्या होता है बच्चों? एक्सपोर्ट मोर और इंपोर्ट मोर? एक्सपोर्ट मोर एंड मोर, बिकॉज अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो एक्चुअली आप एम्प्लॉयमेंट दूसरी कंट्री में क्रिएट कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? आप अगर गुड्स बाहर से खरीद रहे हैं तो बन तो उनके आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो वहां के लोगों को मिलेगा। और अगर आपकी कंट्री में कोई बाहर की कंपनी फैक्ट्री लगा ले या इवन आप उन चीजों को बनाने लग जाए जो ऑलरेडी बाहर से हम खरीदते हैं, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? तो मोर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड लेस ऑफ इंपोर्ट्स इज ऑलवेज अ फेवरेबल डिसीजन। तो सर ये एक्सपेंडिचर कहां से हो गया? अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना, गुड्स जादू से तो बनेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होगा सर? ये तो कंजम्पशन हो गया। मशीन लगाएंगे फैक्ट्री में, आप लैंड परचेज करेंगे, टिन शेड बनवाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होगा, डिस्पैच करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, ट्रक्स चाहिए, तो दिस इज ऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑन गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे, एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे, इट इज ऑल कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली जब आप इंपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री में कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरी कंट्री में कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर वो गुड्स बना के जब आपको भेजेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, एम्प्लॉय की सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, मशीन का डेप्रिसिएशन, वो सब आपसे वसूलेंगे गुड्स के नाम पे। तो यू आर स्पेंडिंग मनी, अगेन इट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट करेंगे तो पहले हम एक्सपेंडिचर करेंगे, बाद में उनसे अर्न करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो पहले वो एक्सपेंडिचर करेंगे और फिर वो हमसे वसूलेंगे। तो दोनों केसेस में एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा। तो काफी क्लोजली नेशनल इनकम का आपका जो मेथड था, अगर लोगों को याद हो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं। एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहले क्या लिखते थे बच्चों? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद आ रहा होगा लोगों को। thereafter we used to write thereafter we used to write children government final consumption expenditure, then we used to have GDCF, और फिर क्या लिखा करते थे हम लोग? नेट एक्सपोर्ट्स। याद आया? याद आया बच्चों?
इन सब को जब हम मिला देते थे, वी यूज टू गेट द आंसर व्हाट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर वो डेप्रिसिएशन पहले, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाद में, या नेट डायरेक्ट टैक्स पहले और डेप्रिसिएशन बाद में। फाइनली हम कहां तक पहुंचते थे बच्चों, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर प्लस करते थे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड वी यूज्ड टू गेट व्हाट, NNP at factor cost, and this was our national income. So this is what children, GDP at market price, nothing but aggregate demand, nothing but aggregate demand. तो अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज इसको लिख दीजिए, aggregate demand equals to GDP at market price. तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है GDP at market price equals to, चार ऑप्शन मिलते हैं आपको, AD, AS, ईदर नन। बच्चा कहता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया, नेशनल इनकम को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया गया है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज इज वर्केबल एवरीवेयर, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें। अब ये थोड़ा बोल सकते हैं झूठे कहीं कि हमको लैंग्वेज भी साथ ही पढ़ा रहे हैं। ओके, तो राइट डाउन प्लीज चिल्ड्रन, एडी इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। डन ऑल। अभी कुछ दिन बाद मैं आपको बताऊंगा दैट एएस आल्सो इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे होगा बताऊंगा, नॉट टू वरी। डन दिस मच, लिख दिया सबने? चलिए अपडेट कर लें सब लोग फास्ट। यस सर। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, ये फिर से चले आए सर बुढ़े अंकल। अरे ये दादाजी हैं, J.M. कीन्स 1929 टू 39 के ग्रेट डिप्रेशन से उबारने वाले यूएस को यही थे। सो इन्होंने टू सेक्टर मॉडल लिया है। अब सर ये टू सेक्टर मॉडल क्या था? टू सेक्टर मॉडल का मतलब वी हैव हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। अब लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों मैं पटर पटर कर रहा था कि विदाउट एनआई पढ़े आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट समझ में ही नहीं आता। धन्य है वो महान आत्माएं इस दुनिया में जो पहले बच्चे को ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हैं और फिर एनआई पे जाते हैं, समझ ही नहीं आ सकता आपको। इट्स जस्ट लाइक कि पहले बॉड मास पढ़ा दिया, अब एक हफ्ते बाद प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सिखाएंगे। समझ में आ गई बात? तो टू सेक्टर मॉडल कीन्स भाई साहब ने यूज किया। क्यों सर? ये अनपढ़ था, ये थ्री सेक्टर नहीं जानता था, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। ये थ्री सेक्टर भी जानता था, फोर सेक्टर भी इसके दिमाग में सब कुछ था। बट जब इसने गवर्नमेंट को समझाया भाई हैव अ कंट्रोल ओवर द बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, ये लोग रैम्पेंट प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, इतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल को इनका सामान बिकेगा नहीं बाजार में। गवर्नमेंट आराम से चुपचाप शांत बैठी थी। जैसे वो हमारे कनाडा के ना डस्टबिन ट्रूडो, क्या नाम उनका? हाँ भाई डस्टबिन, एक मैं डस्टबिन बोलता हूँ उनको प्यार से, जस्टिन नहीं डस्टबिन। ओके, तो गवर्नमेंट एकदम आंख बंद करके बैठी थी। तो इन भाई साहब ने सोचा कि जब गवर्नमेंट की आंख बंद ही है तो हमको रिलेशनशिप किन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश करना है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स को। समझाया इन्होंने फर्म्स को समझी में नहीं आया। वो इनको उल्टा उल्टा बोलते थे कि भाई ये कह रहे हैं प्रोडक्शन कम करो, प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ये क्यों गुड्स कम बनाने की बात कर रहे हैं? व्हेन मोर ऑफ प्रोडक्शन विल हैव मोर सेल्स एंड मोर प्रॉफिट। तो इन भाई साहब ने बोला कि भाई आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं बट मार्केट में उतना पोटेंशियल बाइंग का है ही नहीं। आई रिपीट, मार्केट में उतना पोटेंशियल बाइंग का है ही नहीं। आपके स्कूल मैनेजमेंट ने सोचा कि हम 5 ब्रांचेस शहर में और खोलते हैं। अरे उतने बच्चे भी तो हो, उतने बच्चे भी तो हो। एक मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था ईयर्स अगो चिल्ड्रन, तो आपने हरियाणा का तो नाम सुना ही होगा। हरियाणा ने उस पर्टिकुलर ईयर में बच्चों 12th पास करने वाले 45,000 स्टूडेंट्स थे सिर्फ हरियाणा स्टेट के अंदर। और यहाँ पे कॉलेजेस जहां पे बीटेक की पढ़ाई होती थी, दे हैड इन ऑल 48,000 सीट्स। अब ध्यान से सुनिए, कुल 12वीं में पढ़ने वाले 45,000 बच्चे, इसमें ह्यूमैनिटीज भी होगा, साइंस भी होगा, मैथ्स भी होगा, कॉमर्स भी होगा। एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैड हाउ मेनी सीट्स? 48। गलती किसकी थी? इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने वाले की। काफी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने एप्लीकेशन दिया टू ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कि भाई हम अपने इंस्टीट्यूशन को विद इमीडिएट इफेक्ट क्या करना चाहते हैं? शट डाउन करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में, प्लीज आप उनको किसी और कॉलेज में अटैच करवा दीजिए, हम अपने प्रोफेसर का खर्चा नहीं झेल पा रहे हैं। पूरी की पूरी गलती किसकी थी बच्चों? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की। वाई? एफिलिएशन देने से पहले उनको ये डेटा देखना चाहिए था। आप एफिलिएशन देकर आज तो कंस्ट्रक्शन करवा देंगे,
2-4 साल इंस्टीट्यूशंस चल भी जाएंगे, व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स, वो एक दिन बंद हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी बेवकूफी इन्होंने की, बिना सोचे समझे एफिलिएशन बढ़ते गए। समझ में आ गया? तो जिन बच्चों को दूसरे कॉलेज भेजा गया उनका फ्यूचर तो बीच में लटक गया ना। अंडरस्टैंडिंग? वही गलती सो कॉल्ड हमारी यूएस गवर्नमेंट ने की, एकदम आंख बंद करके बैठे हुए थे, कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तो इन भाई साहब ने सोचा कि 3 सेक्टर मॉडल तो एकदम बेकार है। और अगर उस समय एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती, एयरलाइंस वाज देयर, 30s 40s में प्लेन चलने लग गए थे, बट उतना ज्यादा एक्सपोर्ट था नहीं। क्यों नहीं था सर? भाई यूएस बहुत महंगा सामान बनाता था, ऐसी चीजें बनाता था जो दूसरी कंट्री की खरीदने की हैसियत के बाहर थी। तो आप कितना भी अच्छा क्लॉथ बना लीजिए, बाहर की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए खरीदने की। तो यूएस में बना बहुत कुछ, बट बाजार जो फॉरेन कंट्रीज के थे उनके पास खरीदने की कैपेसिटी थी नहीं। तो 4 सेक्टर मॉडल डंप हो गया। गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी हुई थी, तो ही रिजॉर्टेड टू व्हाट चिल्ड्रन? 2 सेक्टर मॉडल अप्लाइंग। जितना भी फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे वो कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड। वो सारा का सारा पैसा किसको दे देगा? फर्म्स को। तो फर्म्स का प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा है बट हाउस होल्ड की डिमांड उतनी है ही नहीं, तो कंट्री विल हैव सरप्लस। सरप्लस बेचने के चक्कर में प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, और फर्म्स को लॉसेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा कंट्री में। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो मूविंग अहेड बच्चों, अपनी अपनी कॉपी में प्लीज इसको मेंशन कर लें। कीन्स और केनेजियन 2 सेक्टर मॉडल। इन अ फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट। बेचारे ने लिख जरूर दिया, असलियत मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट। लिख दीजिए झटपट। सो इकोनॉमी इज टू बी ट्रीटेड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। 2 सेक्टर में तो क्लोज ही रहेगा, 4 सेक्टर में ही ओपन हो पाएगा। इस लाइन को भी ऐड कर लीजिए, एंड इकोनॉमी इज ट्रीटेड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो पहली लाइन की सच्चाई, आई हैव टोल्ड एवरीबडी गवर्नमेंट डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट, इसलिए इन भाई साहब को सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स का ही सहारा लेना पड़ा दुनिया को कंटेंट समझाने के लिए। तो इन टुडेज इकोनॉमी इनकी थ्योरी थोड़ी बहुत अप्लाई होती है, ओपन इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होती है। और इसीलिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज ट्रैवल करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बिल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, because whatsoever sounds to be excess produced in an economy in our country even could be exported to some other countries. Okay, तो ये मत सोचिएगा मोदी जी ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं एयरलाइंस का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ रिसेशन ना हो, वो दूसरी कंट्रीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि वहां से फैक्ट्री वाले को यहाँ बुलाओ और यहाँ से गुड्स बना के एक्सपोर्ट करो। चले आगे, चलिए। सो 2 सेक्टर मॉडल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में क्या क्या गायब कर दिया। सी और आई तो है, डू यू सी जी एंड एक्सएम चिल्ड्रन? क्यों जी नहीं है? भाई गवर्नमेंट डजंट वांट टू पार्टिसिपेट और इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो कंट्री में जितना रोजमर्रा के जीवन में खर्चा है बच्चों, और जितना लोग इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं खर्चा, दोनों को ऐड कर देंगे तो विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गई बात? तो प्लीज कॉपी दिस। अगर इसी को 3 सेक्टर बोल दें तो प्लस जी हो जाएगा, 4 सेक्टर बोल दें तो प्लस जी प्लस एक्स एम हो जाएगा। ओके, प्लीज पुट दिस इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा किस पे बच्चों? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है? सपोज यू हैव 2 प्लान्स, एक जगह प्लान ए में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न इज 9%, प्लान बी में इट इज 11%। नेचुरली ट्रू, आप कहां इन्वेस्ट करोगे? प्लान बी में आप इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपके रिटर्न्स ज्यादा है। तो वेयरसोएवर द प्रॉफिटेबिलिटी हैपेंस टू बी मोर, वी विल बी इन्वेस्टिंग मनी देयर। और जहां पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी कम लगेगी वहां पे हम इन्वेस्ट भी कम करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने बोरो किया सो कॉल्ड पर्टिकुलर एक्स या वाई से, यहाँ पे बोरोइंग हुई 8% पर एनम और यहाँ पे बोरोइंग हुई 12% पर एनम। Where borrowing is cheaper, children? At 8%. So you would like to borrow at 8% or you would like to borrow at 12%? 8%. Then children, you have 2 plans, plan A and plan B. Plan A में आप 14% अर्न करेंगे और प्लान बी में आप अर्न करेंगे ओनली एंड ओनली 10%। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। 12% पे बोरो करके प्लान बी में पैसा लगा दें, करेंगे ऐसा काम? बच्चे कहेंगे सर रांची से नहीं आए सर, पागल खाने से,
12% पे बोरो करके 10% पे इन्वेस्ट कर देंगे? नो आप ऐसा बिजनेस प्लान चूज करेंगे जो आपको अर्न करके 14% दे, एंड यू विल बोरो एट 8%. तो बोरोइंग किया आपने 8% पे, इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू द बिजनेस एंड गॉट हाउ मच? सो आप अगर एक बिजनेसमैन है, आप अगर एक फर्म है, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, एंड इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करेंगे जहां पे रिटर्न इज एज हाई एज पॉसिबल. तो बेस्ट venture to invest is plan A, and worst venture to invest is plan B. Best place to borrow from is X and worst place to borrow from is Y. सबको समझ में आ गया व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो जिस रेट पे आप बोरो करेंगे चिल्ड्रन, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, एंड एफिशिएंसी दैट इज रिटर्न शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. समझ में आई बात? पक्का? चलिए झटपट इसको लिख लीजिए बच्चों. और यहां पे आपने एक चीज देखी, साफ साफ लिखा हुआ है दैट आपका इन्वेस्टमेंट दो चीजों पे डिपेंड करेगा. व्हाट्स द फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन? हाउ मच मनी यू हैपन टू अर्न, और कितना आपको कम से कम बोरो करते टाइम इंटरेस्ट पे करना है. तो बच्चों समवेयर योर इन्वेस्टमेंट is based on the expectancy of profits. Yes or no? अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो स्क्रीन पे जो कंटेंट नजर आ रहा है, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे. बच्चों दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज induced investment. So that investment which wholly and solely depends upon the level of expected earnings, we call that investment as इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. तो आप अपने पापा से कहिए जिनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है गारमेंट्स का, कि इसको शट डाउन करके शू की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं. वो यस तभी बोलेंगे इफ द न्यू बिजनेस गिव्स मोर रिटर्न्स देन द प्रेजेंट वन, दैट इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड. बट अगर आप गवर्नमेंट को, सो कॉल्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक आइडिया दें कि जितने भी खेत हैं जहां पे फार्मर्स की कमाई कम हो रही है, फार्मर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और खेत के 1/10 पार्ट पे एक वेयर हाउस बनवा दीजिए. क्या बनवा दीजिए? 90% वो खेती करे जैसे कर रहा है, 10% पे वेयर हाउस बनवा के उसको लेट आउट कर दें टू रिच बिजनेसमैन, और वो वहां पे अपना रॉ मटेरियल स्टोर करें. तो किसान जिस टाइम पे खेती से पैसे नहीं कमा पाएगा, किससे कमा लेगा? रेंटल इनकम से. गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट हो चाइना, वील डू दिस. दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो ये जो एग्जाम्पल है वेयर यू हैपन टू से कि भाई बोरोइंग कॉस्ट कम और रिटर्न सबसे ज्यादा, इज नोन एज व्हाट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. मैं इसका एक ग्राफ भी आपको बना के दिखाना चाहूंगा, एंड आई वांट बच्चों की आप भी इसको जरूर बना लीजिए, बहुत काम की चीज है, आगे ही आएगा. बस एक स्लांट ड्रॉ करना है चिल्ड्रन, लाइक दिस. सो दिस रिफ्लेक्ट्स as the expectancy of profit increases, our investment also increases. समझ में आया? तो जैसे मेरे को पता है कि भाई इंडिया में, या सबको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगा. तो आप भी सो कॉल्ड हो सकता है एक बैटरी रिचार्ज प्लांट लगा लें, हो सकता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम आप स्टार्ट कर दें आज, हो सकता है बैटरी का एक वेयरहाउस ओपन कर लें, हो सकता है आप लिथियम इंपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाए, बिकॉज आपको पता है एरियाज ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में काफी ग्रो करेंगे, एंड इसी को देखकर आप इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए. विच इन्वेस्टमेंट इज दिस? इंड्यूस्ड. गवर्नमेंट ने सारे के सारे एयरपोर्ट्स पे सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट पे जीरो इंपोर्ट ड्यूटी का 6 साल का, 5 साल का, 10 साल का लोगों को ऑफर दे दिया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करके लाइए, ईदर फॉर पर्सनल और कमर्शियल यूज, हम आपसे उस पर कुछ भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे. तो सर गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है भाई. जितना आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व्हीकल से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और गवर्नमेंट को पोल्यूशन सेव करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एटलीस्ट अब वो गवर्नमेंट के पैसे खर्च नहीं होंगे कम से कम. फंडामेंटल इज क्लियर? पक्का? अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेंसी इज नोन एज इंड्यूस्ड. गॉट इट क्लियर? और इन्वेस्टमेंट आप करिए, irrespective प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, that investment is known as what? Autonomous
मैं उसके लिए भी एक आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस चिल्ड्रन, जितना भी ज्यादा और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट्स वुड रिमेन सेम, बट यहाँ पे हम इन्वेस्ट तभी करेंगे जब प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। गॉट इट? तो पीवीआर सिनेमाज अपना सेंटर कहाँ पे खोलेगा? जहां पे उनको लगेगा टिकट्स ज्यादा बिकेंगे। समझ में आ गया? बट जो हमारी कंट्री में ये फिल्म फेस्टिवल होता है, फ्री में फिल्म दिखाई जाती हैं सिर्फ आर्ट ड्रामा कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्या बच्चों वहां पे पैसे लिए जाते हैं लोगों से? नो, गवर्नमेंट की तो कॉस्ट लगी रही है। दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? ऑटोनोमस। और पीवीआर का ऑडी आइनॉक्स सिनेमास तब ओपन होगा जब उनको लगेगा कि शाहरुख खान की जवान मूवी पे एक के साथ एक टिकट फ्री नहीं देना पड़ेगा, तो सेटअप कर लेते हैं। इट इज विच इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड। दोनों को झटपट लिख लें आप, इंड्यूस्ड एज वेल एज ऑटोनोमस। कोई क्वेरी है चिल्ड्रन तो प्लीज आस्क। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। quickly let's proceed up further। आ गया बच्चों जो पढ़ा था अभी अभी? ऑटोनोमस डजंट डिपेंड अपॉन, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है और बुक में भी गलत ही लिखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम लेवल एंड डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम। तो अगर आप मेरे को बोले सर मिनरल वाटर का एक प्लांट लगा लेते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, चलो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काम करते हैं। सर इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। अरे नहीं भाई, वो लैंडर लैंड करेगा ना, उसके नीचे जो रबर का प्लास्टिक का गुटका लगा होता है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो सस्ते में बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सर कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? कबाड़ी से सेकेंड हैंड खरीद लेंगे मिनरल वाटर की बॉटल, उसका कैप इकट्ठा होगा, उसी कैप को जोड़ देंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? तो मेरे को जहां पे लगेगा कि भाई इनकम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, देयर आई वुड इन्वेस्ट। इट इज व्हाट? इंड्यूस्ड। और अगर मैंने मोदी जी को फोन किया आज शाम को और बोला कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं वो आर्ट ड्रामा कल्चर के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो इसको प्रमोट करने के लिए आप हर शहर में फ्राइडे सैटरडे संडे सो कॉल्ड एक फिल्म फेस्टिवल लगवाइए ऐसे बैकवर्ड एरियाज में वेयर पीपल आर टोटली इग्नोरेंट, ताकि बच्चे आर्ट ड्रामा कल्चर के प्रमोशन को समझें और अपना करियर उस सो कॉल्ड तरफ लेके जाएं। मोदी जी को मेरा प्रपोजल समझ में आ गया और उन्होंने 30/40 कितना हो गया? 13 to 40, 1200 स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर्स के सिनेमा थिएटर्स बना दिए, और जहां पे बच्चों को फ्री में मूवीज दिखाई जाएंगी। वो जवान और बुढ़ा ये सब बकवास मूवीज नहीं, वो मूवीज जो आर्ट ड्रामा कल्चर को, नेशनल इंटीग्रेशन वगैरह को, उड़ी टाइप मूवीज वगैरह फ्री में दिखाई जाए, जो प्रमोट करे, बच्चों को लगे नहीं मेरे को भी सिनेमा में शामिल होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होने वाला, ना आज होगा ना 5 साल बाद होगा, हो सकता है 10 साल बाद हो जाए। उस जोन को पीवीआर टेक ओवर कर ले और पीवीआर बोले कि भाई हम यहाँ पे डेली 7 शोज चलाएंगे, 2 फ्री ऑफ कॉस्ट और 5 पे प्रॉफिट कमाएंगे। तो पीवीआर वहां पे पैसा लगाएगा, अभी नहीं बट कुछ साल के बाद। तो जब पीवीआर पैसा लगाएगा तो इट इज इंड्यूस्ड, और गवर्नमेंट ने आज अपने पैसे लगाए तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात? तो आपकी कॉलोनी में अगर एक पार्क स्टैब्लिश हुआ जहां पे फ्री में वो कसरत करने वाली मशीन्स लगाई गई हैं, हैंडपंप भी लगाया गया है, कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? ऑटोनोमस। समझ में आ गया? बट इफ यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट, फ्लैट में रह रहे हैं, गेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, और वहां पे भी बिल्डर ने सो कॉल्ड एक पार्क बना दिया, अंदर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगा दिए, भाई बिल्डर तो पैसे लेगा ना, उसको कहां से जीएसटी और इनकम टैक्स मिलना है, तो बिल्डर का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इंड्यूस। तो हम और आप नहीं कर सकते ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे आप एक दो चीजें मेंशन भी कर लें ताकि आपका ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए। राइट डाउन, always done by the government sector। एंड चिल्ड्रन अगर हम बात करें
इंड्यूस्ड की, so you can say always done by non-government, or you can say private sector. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? रिसेंटली बच्चों मैंने एक वो शो नहीं आता, आपकी अदालत, होस्टेड बाय मिस्टर रजत शर्मा जी, उन्होंने एक बार बुला लिया गौतम अडानी जी को। आलतू फालतू बकवास तो करते ही रहते हैं ये लोग शो वगैरह में ताकि टीआरपी रेटिंग बढ़े। और गौतम अडानी जी से एक सवाल पूछा उन्होंने कि हमने सुना है कि मोदी जी ने आपको 2 रुपए स्क्वायर यार्ड पे जमीन दे दी। तो गौतम अडानी जी ने बड़ा इंटेलिजेंट और अच्छा जवाब दिया, जमीन नहीं दी थी, दलदल दिया था पानी से भरा हुआ। हमने उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके लेवलिंग करवाई, इतनी मिट्टी भरवाई जिसकी कॉस्ट 2 रुपए में, तो हमने गवर्नमेंट को 2 रुपए दिया था, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, एक टोकन अमाउंट, 10,000 रुपी पर स्क्वायर यार्ड हमारी कॉस्ट लगी है इसके ऊपर, और पब्लिक कह रही है कि कितने में दिया? 2 रुपए में। समझ में क्या? इंडिया की पब्लिक है काम चोर, काम चोर, काम कुछ नहीं करना, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खींचना। वो क्रैब वाली एक स्टोरी सुनाई थी ना, फिर से सुनाता हूँ। वर्ल्ड वाइड एक क्रैब्स की एग्जीबिशन लगी, तो प्लेन में अलग अलग कंट्रीज के क्रैब्स को ट्रांसपोर्ट करना था, स्टील बॉक्स विथ सम सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, छेदा वेदा कर दिया था उसमें, थोड़ा सा हवा पानी आती रहे मतलब। इंडिया से जो क्रैब जा रहे थे वो कार्डबोर्ड बॉक्स में थे और खुला हुआ बॉक्स था। तो एक इंडियन पायलट था और एक फॉरेन पायलट था। फॉरेन पायलट की हालत खराब, उसने कहा बाहर निकल आएंगे हमको काट वाट लेंगे। कह रहे नहीं, ये इंडियन क्रैब्स हैं, जो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा दूसरा उसकी टांग पकड़ के अंदर कर देगा। तो ये इंडियंस की मेंटालिटी होती है, जो भी थोड़ी तरक्की करता है ना उसी टांग खींच लेते हैं। गॉट इट क्लियर? तो जो बिजनेसमैन थोड़ा अच्छा कर रहा है उसके खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं, बकवास करने लग जाएंगे, गवर्नमेंट बड़ा इनको फेवर कर रही है। आप 50,000 करोड़ का बिजनेस प्लान लेके जाइए गडकरी जी के पास ना, आपको परसों यस बोल दें तो आप मेरे को बताइए, नहीं बोले तो मैं यस बुलवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लान लेके तो जाओ, यहाँ पे तो पबजी खेल रहे हैं और कुछ लोग शाम को सब्जी लेने जा रहे हैं और फिर मोहल्ले में बैठ के पंचायत कर रहे हैं। कोई प्रॉफिटेबल वेंचर तो दिमाग में आता ही नहीं लोगों के, बकवास भरी हुई है यहाँ पे। ड्रीम 11 में पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो, जूपी खेल लो, पता नहीं क्या क्या पागलपंती है। तो आप अच्छा प्रपोजल लेके जाइए, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम है, आपको पैसा मिलेगा, लेके तो जाइए प्रपोजल। तो अब यहाँ पे हमारे गौतम अंकल और मुकेश अंबानी जी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करेंगे? इंड्यू। सर फ्री में नहीं कर सकते, इतना पैसा उनके पास, भाई पैसा कमाया है तो है, अगर फ्री में कर देंगे तो उनके पास तो पैसे ही चले ही जाएंगे, आएंगे कहां से? तो सर गवर्नमेंट कैसे करती है काम? अरे भाई गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा मिलता है, अंबानी अडानी को मिलता है क्या? नहीं मिलता। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का पैसा मिलता है, फॉरेन कंट्री से डोनेशन आती है, अडानी अंबानी थोड़ा मिलती है डोनेशन। वो तो भाई दुकान लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, देश को ग्रो करेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? बट अगेन चिल्ड्रन, वो थोड़ा बहुत सीएसआर करते हैं। सर ये सीएसआर क्या होता है? 100 बार बता चुका हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। खोपड़े में बात गई, आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी उसका दिखाता हूं। चिल्ड्रन इसको लिख लीजिए झटपट। बच्चों ये एक मैंने जू विजिट किया था रिसेंटली, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कंस्ट्रक्शन ईयर 2020-21, टोटल कॉस्ट 32,22,000 थी, 32,22,000। एंड ये फंड किसने किया था? नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, सिंगरौली, अंडर सीएसआर। सर वो एमएस धोनी वाली हम मूवी देखे तो उसमें इस कंपनी नाम था नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसकी तरफ से धोनी साहब खेलते थे। तो ये सिंगरौली एरिया है बच्चों, सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कंपनी ने 32.25 लाख रुपए खर्च करके इस शेड को बनवाया है ना, एक तरह का भेड़िया होता है बेसिकली। ये देखिए इसकी फोटो भी देख लीजिए, समझ में आ गया? कुछ लोगों की शक्ल भी इससे मिल रही होगी। गॉट इट? तो इसका शेड कंस्ट्रक्ट करवाया। तो अब यहाँ पे भाई बहुत बड़ा जू है, तो इस पे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इन द सेंस कंपनी पब्लिक है, सेक्टर प्राइवेट है। अब नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड 100 करोड़ रुपए तो नहीं खर्च कर सकता ना, क्योंकि भाई इनको थोड़ा टिकट का पैसा मिलेगा, टिकट का पैसा तो जू अथॉरिटी को मिलेगा। बट इन्होंने थोड़ा सा कल्चरल प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो भाई प्रॉफिट है हमारा तो ऊपर थोड़ा लेके जाएंगे अपने साथ, तो इन्होंने जू को डोनेट कर दिया इतना पैसा। इनका फायदा क्या है? इनका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो गया एक तरह से, लोग इनकी कंपनीज का प्रॉफिट जब देखेंगे बढ़ रहा है तो उनके शेयर्स खरीदेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सर इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक से क्या मतलब है? भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर,
मेरे को लग रहा है भाई बहुत अच्छी कंपनी है, ये अगर यहाँ पे इतना पैसा खर्च कर सकती है तो डिविडेंड भी दे सकती है, तो मैं इनके शेयर्स में पैसा लगा दूंगा। हाउस होल्ड डूइंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट क्या इस कंपनी को इस हरकत से कोई प्रॉफिट होगा? नो। तो ये क्या हो गया बच्चों? कॉल्ड एज व्हाट? इंड्यूस्ड या ऑटोनोमस? ये ऑटोनोमस है कि इंड्यूस्ड है? सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, ऑटोनोमस है कि इंड्यूस्ड है? ये ऑटोनोमस है, क्योंकि इससे इनको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। बट अगर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड को मैं बोलूं कि एक बहुत बड़ी माइन है अफ्रीका में, 50 लाख क्विंटल टन कोयला उसके अंदर है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके बेच सकते हैं बाजार में, वो कहेंगे हाँ चलो तुरंत पैसा लगाएं 200 करोड़ रुपए। दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। खोपड़े में बात गई बच्चों? समझ में आ गई कहानी? पक्का? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? पक्का? तो मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने कहा नहीं, ये फोटो आपको दिखाएंगे, बड़े काम की फोटो है, तो आप सीएसआर का मतलब समझ जाएंगे। अभी तक तो वो काला अक्षर भैंस बराबर किताब में फुल फॉर्म पढ़ा होगा सीएसआर का। ठीक, तो आप भी अगर कुछ अपने हाउस हेल्प वगैरह को पैसे डोनेट कर दें, या वो भिखारी को आप भी डोनेशन देते ना, एक तरह का वो भी सीएसआर ही हो गया, मान लीजिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, नहीं तो आपका दिमाग खा जाएगा वो। चलिए, इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया दो तरह का इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? चलो, सो सर ये क्या ऑटोनोमस बता दिया आपको मैंने, एकदम सेम है, बस मैंने ओरिजिन से इसको नहीं जोड़ा था, ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, बट दिस डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। जितनी ज्यादा उम्मीद इनकम की होगी उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे। इट इज इंड्यूस्ड। दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस, थोड़ा सा परफेक्टली इलास्टिक टाइप बोल सकते हैं आप, और ये हमेशा अपवर्ड राइजिंग होगा, as good as supply, as good as supply. The more profits are expected, more would be the investment people will be willing to do. तो क्यों फॉरेन कंट्रीज से लोग और वहां के कॉर्पोरेट्स इंडिया में पैसा लगा रहे हैं? दे आर डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? गवर्नमेंट ने 4100 करोड़ रुपीस G20 पे खर्च किया, क्या हमारी गवर्नमेंट बेवकूफ थी? नो, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अरे नहीं भैया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। 4100 करोड़ खर्च किया, 25,000 करोड़ आ गया बाहर से। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? बट खर्च करते टाइम किसी को ये बताया नहीं था कि हमारा ये लॉजिक है, बट लॉजिक तो यही था ना। तो अगर आप सोशल ग्राउंड्स पे इसको पढ़ें, G21 पे पैसा खर्च हुआ, ऑटोनोमस, थोड़ी सी अकल लगा के पढ़ लें तो इंड्यूस्ड। बेवकूफ नहीं है सरकार ई सिस्टम किसी भी कंट्री में। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? चलिए झटपट इसको भी बच्चों आपने लिख ही लिया है, तो नो नीड टू पुट इट अगेन, आप लिख चुके हैं। तो शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस। मतलब सर, मतलब ये है कि आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ भी आपका इनकम का लेवल हो, योर इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम। ये सिर्फ क्लास 12th के सिलेबस में ऐसा पढ़ाया जाता है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे इस थ्योरी को फिर से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दोनों चीजें पढ़ाई जाएंगी। इफ इन्वेस्टमेंट इज सेम दैट इज ऑटोनोमस, तब क्या है, एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग तब क्या होगा। गॉट इट? तो ये सिर्फ आपके सिलेबस की बकवास है कि हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारी इनकम कितनी भी ज्यादा हो कितनी भी कम हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनोमस होगा। ऐसा नहीं होता है। गॉट इट क्लियर? हमारी इनकम ज्यादा होगी, हमें लग रहा है प्रॉफिट होगा तो हम इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, हमको नहीं लग रहा कि प्रॉफिट होगा तो हम इन्वेस्ट सेम करेंगे। क्लियर? बट आपके सिलेबस में आपको ये बताया गया है दैट योर इन्वेस्टमेंट विल बी ऑलवेज ऑटोनोमस। इनकम बढ़े या घटे, इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम। ध्यान से सुनिएगा, इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन सेम। लॉजिक अंडरस्टूड? तो प्लीज इसको लिख लीजिए, और यहां पे एक लाइन भी लिख लीजिएगा, not in reality, just a part of the syllabus structure। एग्जाम में ना लिख के चले आना इसको, टीचर वुड थिंक ज्यादा चौधरी बन रहे हैं तो। ओके, इसी के साथ बच्चों हमारी आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।